बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने फॉलोइंग मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। एक्सरसाइज 1.2 के कंसेप्ट में आपने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो अब आपने बताना है यहाँ पे कि ये मैट्रिसेस किन टाइप्स की हैं। आपके सामने जो मैट्रिक्स ओपन है, यानी कि मैट्रिक्स ए जो है ये आपके पास 0 0 0 है। सबसे पहली जो हमने टाइप पढ़ी थी वो ये थी कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज 0 हैं तो वो आपके पास नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स ए जो है वो 0 मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स बी है, इसकी आप देख सकते हैं कि सिंगल 1 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और इसके अंदर तमाम एंट्रीज हॉरिजॉन्टल मैनर में है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी आपके पास रो 1 है। अब आप मैट्रिक्स सी देख सकते हैं, इसके अंदर आपके पास एक कॉलम बन रहा है, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन बन रही है। इसकी आपके पास रोज 3 है लेकिन कॉलम आपके पास 1 है। तो जिसका ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कॉलम सिर्फ 1 हो, तो सिंगल कॉलम हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स डी की बात करें तो इसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास ये 2 रोज 2 कॉलम हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये हो गया। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या है कि डायगनल में एंट्रीज हैं। डायगनल में एंट्रीज होने की वजह से ये डायगनल मैट्रिक्स बन गया। सेम डायगनल एंट्रीज हैं तो स्केलर हो गया। और स्केलर के बाद अगर हम देखें तो डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 1 1 है। आइडेंटिटी है यानी कि यूनिट या सिंगल यानी कि 1 1 एंट्री है, तो ये अब आपके पास क्या कहलाएगा? यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यूनिट मींस 1। ओके, तो ये आपके पास डी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई की बात करें तो अब अगेन इसके अंदर एक एंट्री है और जो कि 0 है, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। एफ आपके पास वर्टिकली मैनर में लिखे हुए हैं, एक ही कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने भी अगेन वही आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस करना है। तो अब आपने क्या देखा कि ये आपके पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा, इसके अंदर आपने आई थिंक अच्छा ये हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ये इसने एक मैट्रिक्स दिया है और आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह मैं यही कंफ्यूज हो रहा था कि ये एक ही जैसा क्वेश्चन इन्होंने क्यों दोबारा दे दिया। बहरहाल खैर, इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इसकी आपके पास रोज कितनी बन रही है? 2 और कॉलम्स कितने बन रहे हैं आपके पास? 3। अब आप देख सकते हैं कि इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, यानी कि चेंज है। तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स बनेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। 2। अब आपके पास ये क्या है कि आपके पास जस्ट मैट्रिक्स जो है इसकी एक ही एक कॉलम बन रहा है, एक वर्टिकल लाइन वर्टिकल मैनर में लिखे हुए ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और 3 नंबर पे जो इन्होंने आपको मैट्रिक्स दिया, इसके आपके पास 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इक्वल कॉलम इक्वल मैट्रिक रोज हैं, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। 4 आपके पास क्या है कि ये डायगोनल एंट्रीज लिखी हुई हैं और 1 1 है, तो ये आपके पास क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। 5 नंबर पे आपके पास अगेन रोज आपके पास 3 है, कॉलम्स 2 हैं। रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, सो इट्स अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 6 की अगर बात करें तो ये आपके पास सारी की सारी एंट्रीज हॉरिजॉन्टल मैनर में लिखी हुई हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और 7 में आपके पास जो है तमाम की तमाम एंट्रीज वर्टिकल मैनर में लिखी हुई हैं, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। पार्ट नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है कि इसका ऑर्डर 3/3 का है, यानी कि 3 आपके पास रोज हैं और 3 ही आपके पास कॉलम है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, जो कि 3 3 है, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और 9 नंबर पे अगर हम देखें तो ये आपके पास अगेन बेशक रोज आपके पास 3 हैं, कॉलम्स 2 हैं, लेकिन क्योंकि एंट्री सारी की सारी 0 हैं, तो सबसे पहले हमने जो पहली टाइप पढ़ी थी ये उसकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है कि ये आपके पास 0 मैट्रिक्स कहलाएगा। अब आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में फिर उसने वही कहा कि जब आप दोबारा आइडेंटिफाई करें मैट्रिक्स को। अच्छा, जब आप एक्सरसाइज जो आपके पास बुक है, लाइक मेरे पास भी ये बुक फिजिकली मेरे पास है और मैंने अभी ओपन नहीं की हुई बैकअप पे, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। तो जो आपके पास एक्सरसाइज 1.2 है, इसके अंदर उसने जो पहले 3 क्वेश्चन हैं तो इसमें आपने आइडेंटिफाई ही करना है, लेकिन उसने आपको बताया हुआ कि पहली दफ़ा में आपने आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। देन उसने आपको कहा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स। अब अगेन उसने कहा है कि ये जो फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो दोबारा इसी तरह मैट्रिसेस दे रहा है, इसमें आपने जो मालूम करने हैं डायगोनल
स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस को मालूम करना है, इसमें से कौन कौन से डायगनल हैं, कौन से आइडेंटिटी हैं और कौन से स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स उसने दिया है मैट्रिक्स ए इक्वल है 4 0 0 4 के। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डायगनल में ही सिर्फ नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं और नॉन डायगनल जो हैं वो आपके पास 0 0 हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे कि ये दोनों सेम हैं, तो फिर इस वजह से ये स्केलर कर लेंगे। अगर ये 1 होते हैं तो ये आइडेंटिटी कहलाता है, लेकिन जैसे 4 और 4 है डायगनल एंट्रीज, तो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 का एक स्केलर मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसके अंदर नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हैं, डायगनल में आपके पास 2 और -1 है, तो ये सेम नहीं है, इस वजह से ये स्केलर तो नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डायगनल मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स सी की बात करें तो इसके अंदर डायगनल में एंट्रीज मौजूद हैं, नॉन ज़ीरो एंट्रीज मौजूद हैं और वो सेम भी हैं और वो 1 है, तो लिहाजा ये आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, बिकॉज डायगनल एंट्रीज आर 1। मैट्रिक्स 4 की बात करें तो इसके अंदर आपके पास डायगनल में एक वैल्यू नॉन ज़ीरो है और बाकी तमाम 0 0 है, तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और 5 मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स 5 आपके पास ये इसने बेशक 5 - 3 लिखा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 3 इक्वल होगा 2 के और 1 + 1 भी किसके इक्वल होगा, 2 के। तो 2 0 0 और 2, ये भी आपके पास क्या होगा कि आपके पास डायगनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ मौजूद हैं और दोनों जो हैं वो 2 और 2 बनता है, दोनों सेम एंट्रीज़ हैं, तो ये आपके पास स्केलर कहलाएगा बिकॉज डायगनल एंट्रीज़ आर सेम। ओके, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने क्या करना है कि आपने जो गिवन मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी और ई, आई थिंक 5 इसके मैट्रिसेस हैं, तो इनका आपने क्या मालूम करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जस्ट इसको -1 से या सिंपल सिर्फ माइनस से आपने ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है, तो आपने क्या किया कि माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये होता है कि जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। तो -a इक्वल हो जाएगा माइनस, इधर आपने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स के साथ आपने माइनस लिखा, देन आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 हो जाएगा, 0 0 रहेगा और -1 जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपके पास +1 आ जाएगा। इसी तरह आपने सेकेंड पार्ट में जो कि आपके पास 2 बाई 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आपने जब नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, माइनस से दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे -b रह जाएगा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपके पास जो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 वैल्यूज़ आपके पास प्लस की थी, इनके साथ माइनस आ जाएगा और जो पहले से माइनस था वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह थर्ड जो सी मैट्रिक्स है उसके अंदर भी आपने यही करना है, पहले मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास अंदर तमाम ही प्लस की एंट्रीज थी तो तमाम के साथ माइनस आ जाएगा। फोर्थ डी मैट्रिक्स जो है, इसके अंदर भी आपने अब आपके पास देख सकते हैं दो जो एंट्रीज हैं उनके साथ माइनस है और दो के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि प्लस है, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए। -d हो जाएगा इधर और राइट साइड पे आप जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो आपके पास फर्स्ट कॉलम की एंट्री -3 और -4 है, ये प्लस प्लस हो जाएंगी, +3 और +4, और जब आपके पास राइट यानी कि सेकंड कॉलम की जो एंट्रीज हैं 2 और 5, इनका साइन चेंज हो गया, -2 और -5 हो जाएगा। लास्ट मैट्रिक्स इसका ई मैट्रिक्स जो है वो आपके पास अगेन 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स है, 1 -5 2 और 3। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए आप माइनस से दोनों तरफ इक्वल की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये -e हो जाएगा। इक्वल की दूसरी तरफ जब आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो अंदर a की वैल्यू माइनस की थी जो कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी और बाकी तीनों एंट्रीज जो हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो ये इस तरह से आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ e जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपने क्या करना है, ट्रांसपोज मालूम करना है। पहले 3 क्वेश्चन में आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना था टाइप ऑफ मैट्रिक्स को, और 4th क्वेश्चन में आपने क्या किया, नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम किया, यानी कि आपने एक फंक्शन अप्लाई किया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने एक फंक्शन अप्लाई करना है कि आपने इन मैट्रिक्स के ट्रांसपोज मालूम करने हैं। ट्रांसपोज का आपने पढ़ा था कि ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, ट्रांसपोज का फंक्शन अप्लाई करते हुए जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ में इंटरचेंज हो जाती है। एक आपके पास मैट्रिक्स है ए, इसको आपने जब ट्रांसपोज अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने इसको इस तरह लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिखा, सेकंड स्टेप में आपने दोनों यानी कि इक्वल की दोनों तरफ आपने स्मॉल t सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है,
कैपिटल ए के ऊपर भी और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि जो मैट्रिक्स था उसके ऊपर भी लिखना है। देन आपके पास ये जो कॉलम मैट्रिक्स था ये कन्वर्ट हो गया रो मैट्रिक्स में, तो ये इस तरह से आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया। बी पार्ट में आपके पास ये एक रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लिया इसी तरह दोनों साइड इक्वल की दोनों तरफ स्मॉल टी अप्लाई किया और फिर आपके पास जो रो मैट्रिक्स था वो कॉलम मैट्रिक्स में तब्दील हो गया। इसका पार्ट 3 देखें तो पार्ट 3 में आपके पास मैट्रिक्स सी है जो कि एक 3/2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसके अंदर आपके पास 3 रोज़ और 2 कॉलम है। आपने इसी तरह इक्वल की दोनों तरफ आपने स्मॉल टी लिखा सुपरस्क्रिप्ट में एंड देन आपने देखा कि ये जो आपके पास 3 रोज़ हैं वो आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी कि 1 2 फर्स्ट रो थी तो ये 1 2 फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 - 1 सेकंड रो है तो ये 2 - 1 सेकंड कॉलम बन गया। इसी तरह 3 0 थर्ड रो है तो यहाँ पर 3 0 थर्ड कॉलम बन गया। तो सी का ट्रांसपोज आपके पास जो पहले आपके पास 3/2 का ऑर्डर था वो अब आपके पास 2/3 के ऑर्डर में ये इस तरह से एक ट्रांसपोज फॉर्म इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। ये था आपका पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। मैट्रिक्स डी में 2/2 का एक मैट्रिक्स है, वेरी सिंपल। आपने दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई किया, जो आपके पास रो थी 2 3 वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई और जो आपके पास 0 5 की सेकंड रो थी वो आपके पास सेकंड कॉलम 0 5 में कन्वर्ट हो गई। देन ई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमिलरली आपने ट्रांसपोज दोनों तरफ अप्लाई किया, रोज जो हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो गई हैं। देन इसका 6th पार्ट मैट्रिक्स एफ, आपके पास 1 2 3 4 वेरी सिंपल, बहुत आसान सा मैट्रिक्स है। दोनों तरफ आपने ट्रांसपोज अप्लाई किया, जो आपके पास पहले इस तरह से था यानी कि रो फॉर्म में था वो आपके पास कॉलम फॉर्म में आ गया। 1 2 पहले आपके पास हॉरिजॉन्टल लिखा था, अब आपके पास 1 2 वर्टिकली लिखा है एंड देन 3 4 आपके पास सेकंड कॉलम में लिखा है, ठीक है। तो रोज़ जो है वो आपके पास कॉलम में चेंज हो गई हैं। ये था ट्रांसपोज लेने का तरीका। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के, और इसी तरह आपके जो दूसरा बी ट्रांसपोज गिवन है इसी तरह आपने बी का ट्रांसपोज लेना है तो आपके पास वो इक्वल होगा बी के। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का 2 दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा अपनी असल हालत में अपने असल मैट्रिक्स की फॉर्म में वापस आ जाएगा। ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स लिखा, ए मैट्रिक्स के बाद हमने उसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया, दोनों साइड्स पे सुपरस्क्रिप्ट में हमने स्मॉल टी लिखा। देन जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो फिर आपने यानी कि जब आपके पास आंसर आ जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद जो फॉर्म बनेगी आपने उसके ऊपर स्मॉल टी नहीं लिखना। ये टेक्निकल मिस्टेक अक्सर बच्चे पेपर में कर देते हैं कि आंसर के अंदर भी आप ऊपर टी लिखते हैं, तो उससे एग्जामिनर को ये मैसेज जाता है कि ये बच्चा अभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि इसने ट्रांसपोज लिया नहीं है। आल्दो उसे पता तो होता है लेकिन ये कि ये एक टेक्निकल मिस्टेक है। आपने जिस तरह इंग्लिश की एक ग्रामर होती है तो ये मैथमेटिक की ग्रामर है, तो आपने मैथ्स की ग्रामर का ख्याल रखना है। जहाँ तक आपने ट्रांसपोज नहीं लिया वहाँ तक आप सिर्फ स्मॉल टी सुपरस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। जब आपने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद आपने एक फ़ाइनल टर्म बना ली, एक फ़ाइनल फॉर्म इसकी तरतीब दे दी, तो फिर आपने इसके ऊपर स्मॉल टी नहीं लिखना। तो यहाँ पर आपने ट्रांसपोज अभी नहीं लिया था तो इसलिए आपने स्मॉल टी लिखा था। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 एक रो थी तो ये आपके पास 1 2 एक कॉलम बन गया, 0 1 आपके पास सेकंड रो थी तो यहाँ पे 0 1 आपके पास सेकंड कॉलम बन गया। देन आपने ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया, अब ये आपके पास फर्स्ट रो यहाँ पे 1 0 थी वो आपके पास, अच्छा ये इधर आपने इस तरह लिखा हुआ, अगेन आपने ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखेंगे ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज यानी कि ब्रैकेट डाल के आपने अगेन एक और सुपरस्क्रिप्ट में ट्रांसपोज लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी आपने सुपरस्क्रिप्ट में ट्रांसपोज लिखा। अब आपके पास यहाँ जो आपके पास फर्स्ट रो है 1 0 है वो यहाँ पे आके फर्स्ट कॉलम बन गई है, ठीक है। और सेकंड रो आपके पास 2 1 है तो आपके पास यहाँ पे सेकंड कॉलम जो है वो 2 1 बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब आपने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया है, आपने एक फाइनल फॉर्म बना लिया, तो फिर आपने इसके ऊपर यहाँ पे टी नहीं लिखा, इस बात का ख्याल रखना। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा ए ट्रांसपोज लेने के बाद ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के बाद जो फॉर्म बन रही है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखें वो दोबारा ए के इक्वल है। ऊपर भी आपके पास फर्स्ट रो 1 और 2 है और नीचे 0 1 है, तो इधर भी फर्स्ट रो 1 2 है और सेकंड रो जो है 0 1 है, तो ये आपके पास दोबारा इक्वल्स टू ए आ गया। हैंस इट इज प्रूव दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट इसी तरह हमने बी मैट्रिक्स का करना है कि हमने पहले बी मैट्रिक्स को लिखना है, देन उसका हमने ट्रांसपोज लेना है और ट्रांसपोज लेने के लिए दोनों साइडों पे सुपरस्क्रिप्ट में टी लिखा, देन ट्रांसपोज अप्लाई किया, रोज़ को कॉलम में चेंज किया, तो आपके पास ये एक फॉर्म आ गई है। और फिर आपने दोबारा उसी का ट्रांसपोज लेना है तो दोबारा आपने
जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास बी ट्रांसपोज लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखना है आपने, और उसके ऊपर एक और सुपरस्क्रिप्ट में टी स्मॉल टी लिखना है, एंड देन राइट साइड पर भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर स्मॉल टी सुपरस्क्रिप्ट में लिखना है। एंड देन जब आप इसको ट्रांसपोज का एक फॉर्म बना लेंगे, आंसर लिख रहे होंगे इसका, यानी कि 1 2 जो आपके पास फर्स्ट रो उसको आप फर्स्ट कॉलम बना देंगे, और जो सेकंड रो 1 0 उसको आप सेकंड कॉलम बना देंगे, तो फिर आपने इधर आपने स्मॉल टी नहीं लिखना। अब आप देख सकते हैं कि ये जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के बाद जो आपके पास फॉर्म बन रही है, यही अरेंजमेंट, यही आपके पास रेक्टेंगुलर एरे जो ओरिजिनल बी मैट्रिक्स था उसकी भी यही अरेंजमेंट थी, यानी कि वहाँ पे भी फर्स्ट रो 1 और 1 है, या सेकंड रो 2 और 0, और यहाँ पर भी फर्स्ट रो 1 और 1 है और सेकंड रो जो है 2 और 0 है। तो लिहाजा इस बात से प्रूव हो जाता है, इट इज़ प्रूव दैट ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ओरिजिनल बी मैट्रिक्स। ये था दोस्तों हमारी एक्सरसाइज 1.2। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट के साथ।